हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर्स। सो यहाँ पे हम इंटरनेशनल रिलेशंस की जो PT 365 है इसका पार्ट नंबर 5 कंप्लीट करेंगे। लास्ट टाइम हमने इंडिया साउथ कोरिया बायलेटरल रिलेशंस तक कंप्लीट किया था। यहाँ पे हम इंडिया एंड फ्रांस के बायलेटरल रिलेशन से स्टार्ट करेंगे एंड फोर्थ जो यूनिट है कंप्लीट कर देंगे। ओके, सो अगर आपको कोई डाउट वगैरह पूछना है तो आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो एंड यहाँ पे मैं वही पढ़ाऊँगा, वही रीड करूँगा जो लिखा हुआ है इस डॉक्यूमेंट में। ओके, एक्स्ट्रा कुछ भी हम ऐड यहाँ पे नहीं करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडिया फ्रांस रिलेशन की सबसे पहले बात करेंगे। न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि स्ट्रैटेजिक रिलेशंस जो है इंडिया एंड फ्रांस के बीच में स्ट्रैटेजिक रिलेशन से बोली जाती है। ओके, सो इन्होंने 25 ईयर्स इसे कंप्लीट कर लिए और यहाँ पे हॉरिजन 2047 फ्रेमवर्क लॉन्च किया था। ओके, हॉरिजन 2047 फ्रेमवर्क की बात करें तो ये इंक्लूड करता है सेक्टर्स को फ्रॉम डिफेंस, न्यूक्लियर एनर्जी एंड स्पेस एंड जो यहाँ पे टू एलिमिनेटिंग सिंगल यूज़ प्लास्टिक, ऐसा कुछ बात नहीं की गई है हॉरिजन 2047 फ्रेमवर्क में। मैंने सर्च किया बट मुझे मिला नहीं। अगर आपको मिलता है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। यहाँ पे ये बात की गई है कि कॉपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे इन एरियाज ऑफ डिफेंस, स्पेस, सिविल, न्यूक्लियर एंड रिन्यूएबल, साइबर स्पेस, डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन। ओके, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, शायद गलत लिख दिया हो या फिर आई डोंट नो, आप चेक कर सकते हो। ओके, अदर रिसेंट इनिशिएटिव्स की बात करें तो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया मार्सेल में ओपन किया जाएगा एंड ब्यूरो डे फ्रांस हैदराबाद में अनाउंस किया गया है कि इसे ओपन किया जाएगा। ओके, ये कॉन्सुलेट्स हैं। ओके, फ्रांस सपोर्ट करेगा सेकेंड फेज ऑफ इंडियन प्रोग्राम ऑन सस्टेनेबल सिटीज़ जिसका नेम है CITIIS 2.0। ये को फाइनेंस किया जाता है विद जर्मनी एंड द EU। इंडिया फ्रांस रिलेशंस की फैक्ट्स, ये थोड़ा सा ध्यान रखो बस सुन के। ओके, डिप्लोमेटिक रिलेशंस दोनों के बीच में स्टैब्लिश हुए थे 1947 में। डिफेंस में बात करें तो हमने देखा था कि फ्रांस जो है सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है डिफेंस इक्विपमेंट का इंडिया को, फर्स्ट रशिया, थर्ड USA। ओके, P-75 स्कॉर्पियन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया है इसने, राफेल एयरक्राफ्ट इंडिया को दिए थे। डिफेंस एक्सरसाइजेस में एक्सरसाइज शक्ति हो गई, आर्मी एक्सरसाइज है, वरुण हो गई, नेवी एक्सरसाइज एंड गरुण एयरफोर्स के लिए है, ये दोनों के बीच में होती हैं। ओके, देन ट्रेड में UPI जो है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, ये लॉन्च किया गया रिसेंटली फ्रांस में। देन इन्वायरमेंटल कोऑपरेशन की बात करेंगे तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में दोनों हैं, राइट। देन डायस्पोरा में बात करें तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड्स जो है ये इश्यू किए जा रहे हैं अभी रीयूनियन आइलैंड में, जो कि जिसपे फ्रांस का कब्जा है। ओके, ये लोकेटेड है इंडियन ओशन में, ईस्ट ऑफ मेडागास्कर। आप इसकी लोकेशन देख सकते हो, शायद UPSC में पूछा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, देन सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन की बात करें तो दोनों ने सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया था 2008 में। स्पेस कॉपरेशन में फ्रांस कॉपरेट करता है इन ट्रेनिंग प्रोजेक्ट फॉर इंडियाज़ गगनयान। इंडिया का जो गगनयान प्रोजेक्ट है उसमें ट्रेनिंग के लिए फ्रांस भी कॉपरेट कर रहा है वहाँ पे। ओके, हेल्प कर रहा है। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है ये गगनयान। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टीलेटरल कॉपरेशन की बात करें तो फ्रांस सपोर्ट करता है इंडिया का जो क्लेम है परमानेंट मेंबरशिप ऑफ UNSC के लिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो इंडिया को एंट्री मिली थी MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम, वेस्टर्न एग्रीमेंट में एंड ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में, इसमें भी हेल्प किया था इंडिया को फ्रांस ने। ओके, देन यहाँ पे कंट्री फ्रांस के बारे में जानते हैं। इसकी कैपिटल तो आप सभी जानते हो, पेरिस है। लैंड बॉर्डर्स किसके किसके साथ हैं? यहाँ पे जो लैंड बॉर्डर्स दिए हुए हैं एक्चुअली गलत दिए हुए हैं। जहाँ पे भी इन्होंने लैंड बॉर्डर्स वगैरह दिए हैं, आप जरा एक बार खुद से चेक करना, बहुत सारी गलतियाँ हैं उसमें। ओके, यहाँ पे लैंड बॉर्डर्स फ्रांस किसके साथ बनाता है? एक तो ये एंडोरा आप देख पा रहे हो, एंड देन स्पेन है कंप्लीट। देन यहाँ पे बेनेलेक्स कंट्रीज़ हैं, लग्जमबर्ग, बेल्जियम एंड नेदरलैंड। इसमें नेदरलैंड के साथ ये बॉर्डर नहीं बनाता है बट बेल्जियम एंड लग्जमबर्ग के साथ बनाता है एंड जर्मनी के साथ भी इसका बॉर्डर है। स्विट्ज़रलैंड के साथ इसका बॉर्डर है। ओके, एंड यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री है, बहुत ही छोटी, मोनाको। ओके, उसके साथ भी इसका बॉर्डर है। इटली भी बॉर्डर शेयर करता है फ्रांस के साथ। ओके, अगर कुछ छूट गया हो तो आप चेक कर सकते हो, अदरवाइज मैंने सारे बता दिए मेरे हिसाब से। देन वाटर बॉडीज़ में देखें तो अटलांटिक ओशन है, मेडिटेरेनियन सी है, आप देख सकते हो। ओके, एंड अदर फैक्ट्स में फ्रांस इज़ होम टू यूरोप्स टॉलेस्ट पीक माउंट ब्लैंक। ओके, माउंट ब्लॉन्क जो है, जो कि यूरोप की टॉलेस्ट पीक है, वो भी यहाँ पे है, राइट। सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इंडिया यूनाइटेड किंगडम। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज रिसेंटली इंडिया UK 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस डायलॉग का इनाग्रेशन हुआ था। ओके, ये न्यू दिल्ली में रहा टू डिस्कस एंड रिव्यू जो भी एस्पेक्ट्स हैं इंडिया UK कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के। ओके,
इंपॉर्टेंट है आपके लिए इंडिया यूके रिलेशंस के बारे में की फैक्ट्स जानना। डिप्लोमेटिक रिलेशंस, इंडिया यूके रोड मैप यहाँ पे आया है 2030 के लिए, जो कि एक फ्रेमवर्क है फॉर यूके इंडिया रिलेशंस अक्रॉस हेल्थ, क्लाइमेट, ट्रेड, एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, डिफेंस। ये सब सुन के याद देख रखो आप, और याद करने की नीड नहीं होती, ओके। मेंस के लिए ज़रूरी होता है। ट्रेड में बात करें तो इंडिया का ट्रेड सरप्लस है यूके के साथ एंड फ्रांस के साथ। आप बता सकते हो कि ट्रेड सरप्लस है इंडिया का या ट्रेड डेफिसिट है, ओके। कमेंट सेक्शन में जरूर एक बार पोस्ट करना। इंडिया यूके इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज जो है ये अनाउंस किया गया टू लेवरेज एक्सपर्टीज़ एंड इन्वेस्टमेंट, मींस यूज़ करेगा एक्सपर्टीज़ एंड इन्वेस्टमेंट्स का इन सपोर्ट ऑफ इंडियाज़ की जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, ओके। देन डिफेंस में बात करें तो डिफेंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी पार्टनरशिप DISP साइन हुई थी 2015 में दोनों के बीच में। जॉइंट एक्सरसाइजेज में अजय वॉरियर आर्मी एक्सरसाइज है, कोंकण एक्सरसाइज जो कि एक नेवी एक्सरसाइज है, एंड कोबरा वॉरियर मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज है, दोनों मिल के करते हैं। ये सब फिर सिर्फ सुनने की बात है, आप निकाल दो जल्दी से। क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट की बारे में बात करें तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड, ये इंडिया यूके के बीच में है, जो कि मोबिलाइज करता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, ओके। देन कॉपरेट करते हैं दोनों ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस में एंड CDRI में, मींस कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में। डायस्पोरा की बात करें तो इंडियन डायस्पोरा जो है ये 3.1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ यूके है, काफ़ी ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन है, ओके। इंडिया की इंडियन डायस्पोरा काफ़ी ज़्यादा है यूके में। देन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप MMP एग्रीमेंट फैसिलिटेट करता है ईजी मूवमेंट ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल्स, ओके। देन यूके के बारे में यहाँ पे गिवन है, कैपिटल इसकी लंदन है, आप जानते ही हो। लैंड बॉर्डर्स का सिर्फ आयरलैंड के साथ है, कैसे, ये तो इधर पड़ जाता है। यूके में एक्चुअली 4 चीज़ें आती हैं, ओके। इंग्लैंड आता है, स्कॉटलैंड आता है, वेल्स आता है, नदर्न आयरलैंड आता है। नदर्न आयरलैंड आयरलैंड के साथ बॉर्डर बनाता है, इसलिए लैंड बॉर्डर्स में आप आयरलैंड को बोलोगे, राइट। वाटर बॉडीज़ में यहाँ पे इंग्लिश चैनल मिल जाएगा आपको, आयरिश सी मिल जाएगा, नॉर्थ सी यहाँ पे, एंड अटलांटिक ओशन है। अदर फैक्ट्स में यूके तो ये बता दिया। और ग्रीनविच मेरिडियन आप जानते हो कि पास होता है यूके से, ओके। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंडिया इजिप्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज इंडिया के PM जो है उन्होंने फर्स्ट स्टेट विजिट यहाँ पे की इजिप्ट में, ओके। तो ये काफ़ी स्टेट विजिट की है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। की हाइलाइट्स इस विजिट के देखते हैं। दोनों ने यहाँ पे एग्रीमेंट साइन किया जिससे कि इन्होंने अपनी बायलेटरल रिलेशनशिप जो थी वो उसे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में चेंज कर दिया, ओके। इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये आप जरूर एक बार देख लो। इंडियन प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड दिया गया, जो कि हाईएस्ट स्टेट ऑनर है इजिप्ट का, वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे अल हकीम मॉस्क को विजिट किया था, जो कि 11th सेंचुरी मॉस्क है, कैरो में है। कैरो क्या है, कैपिटल है इजिप्ट की, ओके। ये एक इंपॉर्टेंट कल्चरल साइट है अल हकीम मॉस्क फॉर दाऊदी बोहरा कम्युनिटी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, ओके। दाऊदी बोहरा कम्युनिटी की बात करें तो एक सेक्ट ऑफ फॉलोअर्स हैं इस्लाम के, ओके, जो कि फातिमी इस्माइली तैयबी स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं। एंड माना जाता है कि ओरिजिनेट हुए थे इजिप्ट में एंड उसके बाद ये यमन में शिफ्ट हुए, देन ये इंडिया में आ गए 11th सेंचुरी में, एंड इनकी जो सीट है वो मूव कर दी गई यमन से सिद्धपुर में, ओके, पतन डिस्ट्रिक्ट गुजरात में इन 1539। कम्युनिटी इंडिया में कहाँ पाई जाती है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड सूरत जो है गुजरात का, उसे अपना बेस मानते हैं, ओके। देन इंडिया इजिप्ट रिलेशंस के की फैक्ट्स की बात करें तो जियोपॉलिटिकली ये दोनों नॉन अलाइंड मूवमेंट NAM एंड G77 के मेंबर्स हैं। जियो स्ट्रैटेजिक की बात करेंगे तो इजिप्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है, आपको पता ही है, ओके। एक हब है फॉर ट्रेड रूट्स बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया, सुएज कैनाल की वजह से, ऑफ कोर्स। देन ये बूस्ट डिफेंस इंडस्ट्रीज, ओके। इजिप्ट इंटरेस्टेड है इंडिया के डिफेंस इक्विपमेंट्स को परचेज करने में, प्रोक्योर करने में, ओके, जैसे कि लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस हो गया, मिसाइल्स आकाश हो गई, एट्सेट्रा। एनर्जी सिक्योरिटी में बात करें तो इजिप्ट एक ऑयल एंड गैस एक्सपोर्टर कंट्री भी है, तो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। इस कंट्री की बात करें तो इजिप्ट की कैपिटल कैरो है, अभी बताया था मैंने। लैंड बॉर्डर्स अगेन यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ओके। सो लैंड बॉर्डर्स इसके किसके साथ हैं, एक तो यहाँ पे सूडान के साथ है, एक लीबिया के साथ है, और इसराइल के साथ भी है, ओके। सो ये आप देखते चलना, पीछे जो हमने कवर किया था डॉक्यूमेंट एक बार आप खुद से चेक कर लेना, आई थिंक वहाँ पे कोई गलती नहीं है, तो जो मैंने थी वो कवर कर दी थी। वाटर बॉडीज़ रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी के साथ, यहाँ पे आप देख सकते हो रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अदर इम्पॉर्टेंट बायलेटरल डेवलपमेंट्स।
फर्स्ट है यहाँ पे ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। यहाँ पे इंडिया एंड डेनमार्क ने रिव्यू किया कि क्या प्रोग्रेस हुई है जीएसपी पे, ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पे, ओके, जो कि साइन हुई थी 2020 में। जीएसपी किस लिए है? ये एडवांस करता है पॉलिटिकल कॉपरेशन को, देन एक्सपैंड करते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक रिलेशंस को एंड ग्रीन ग्रोथ, क्रिएट जॉब्स एंड स्ट्रेंथन कॉपरेशन ऑन एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। फोकस जो है जीएसपी का ये है कि ये पेरिस एग्रीमेंट को एंड यूएन जो एसडीजीज हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इन्हें इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ओके। देन नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रेटेजिक वाटर पार्टनरशिप की बात करें, एसडब्ल्यूपी की, तो ये साइन की गई है बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वाटर मैनेजमेंट ऑफ नीदरलैंड्स। वो भी 2022 में साइन हुई थी, ओके। एसडब्ल्यूपी का एम क्या है कि डच एक्सपर्टीज़ का ये यूज़ करना चाहते हैं इन सस्टेनेबल वाटर प्रोग्राम्स इन इंडिया। एंड यहाँ पे जॉइंट एक्सप्लोरेशन जो है इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस का, जिसे हम नेचर बेस्ड सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ओके, इसको प्रमोट करना एंड नॉलेज एक्सचेंज करना एंड सो ऑन। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो भी पूरे डॉक्यूमेंट में गिवन है। एंड फर्स्ट है यहाँ पे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि एक रिसेंट एनालिसिस ने बताया कि इंडिया का जो पोस्ट पैंडमिक ट्रेड है साउथ एशियन नेबर्स के साथ, वो काफ़ी कम पड़ गया, ओके, पिछले 10 साल में, और लोवेस्ट है ये, फॉलिंग अंडर 3%। की फाइंडिंग्स की बात करें तो 2021-22 में इंडिया का जो लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट थी वो बांग्लादेश था, फॉलोड बाई नेपाल एंड श्रीलंका। देन चाइना का जो ओवरऑल ट्रेड है इन कंट्रीज़ के साथ वो 65% हाइयर है इंडिया के मुकाबले, जबकि इंडिया में टैरिफ्स लोअर होते हैं, ओके, टैरिफ ज़्यादा नहीं लगाती इंडिया, बट इंडिया चाइना के साथ ज़्यादा उनका ट्रेड है, ना कि इंडिया के साथ। ऐसा रीज़न क्या है इस चीज़ का? क्योंकि पैरा टैरिफ्स हैं इंडिया में जब उनका आता है, बॉर्डर चार्जेस हैं एंड फीस हैं, रूल्स जो है वो काफ़ी कम्बरसम है, मीन्स अच्छे रूल्स नहीं है, ओके, तो इतना ईजी नहीं रहता, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं है, हाई लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, देन इनफॉर्मल ट्रेड भी काफ़ी ज़्यादा है, एंड कपल्ड विद नॉन टैरिफ बैरियर्स। नॉन टैरिफ बैरियर्स में इंडिया में है, टैरिफ बैरियर्स तो नहीं है बट नॉन टैरिफ बैरियर्स जरूर हैं, ओके। देन कोविड-19 पैंडमिक आई एंड उसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस अगर देखें इन कंट्रीज़ लाइक श्रीलंका एंड पाकिस्तान, उसकी वजह से भी ये लो ट्रेड हो रहा है, ओके। देन इंडियाज़ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की बात करें तो ये पॉलिसी काफ़ी मजबूत बनाती है हमारे रिलेशंस को, नेबरहुड रिलेशंस को, बेस्ड ऑन कंसल्टेटिव, नॉन रेसिप्रोकल एंड आउटकम ओरिएंटेड अप्रोच है, ओके। मेन है आउटकम ओरिएंटेड अप्रोच है यहाँ पे इंडिया के नेबर्स के साथ। देन ये प्रिंसिपल ऑफ ये यूज़ करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सम्मान, संवाद, शांति, समृद्धि एंड संस्कृति, बेटर इंगेजमेंट के लिए, ओके, मीन्स रिस्पेक्ट, डायलॉग, पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड कल्चर। काफ़ी अच्छे विचार हैं बट इतना कुछ रहता नहीं, ओके। सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि चाइना के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इसको 10 साल हो गए, ओके। 2013 में लॉन्च हुआ था, अब 2023 में 10 साल पूरे किए इसने। एंड मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है कि इटली ने खुद को बाहर कर लिया है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने से, और इटली एकमात्र G7 की कंट्री थी जिसने ज्वाइन कर रखा था BRI को, ओके, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करें तो एक मैसिव चाइना लेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो कि 2013 में लॉन्च हुआ था। इसका पर्पस क्या था? ये एशिया को कनेक्ट करना चाहता था अफ्रीका एंड यूरोप से वाया लैंड एंड मैरीटाइम नेटवर्क्स, और इसका एम था कि रीजनल इंटीग्रेशन को इम्प्रूव करेगा, ट्रेड को इंक्रीज करेगा एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाएगा, ओके, स्टिमुलेट करेगा। CPEC काफ़ी फेमस है, आप जानते होंगे, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये 2015 में लॉन्च हुआ था एज अ पार्ट ऑफ BRI, जो कि 3000 किलोमीटर लंबा रूट है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का। ये कनेक्ट करता है चाइना के सिंजियांग उइगुर ऑटोनॉमस रीजन जो है नॉर्थ वेस्ट में चाइना के, इसे कनेक्ट करता है ग्वादर पोर्ट से इन द वेस्टर्न पाकिस्तान प्रोविंस ऑफ बलोचिस्तान, ओके। काफ़ी अपोज भी करते हैं सभी इसका। इट पासेस थ्रू द इंडियन टेरिटरी ऑफ गिलगिट बाल्टिस्तान, क्यों ना करें, क्योंकि POK से पास होता है, ओके, गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन से। देन एफर्ट्स टू काउंटर BRI, कौन से एफर्ट्स लिए गए इसे अपोज करने के लिए? सो PGII बाई G7 आया था, ओके, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, जो कि एक रीपैकेज्ड वर्जन था, मीन बिल्ड बैक बेटर वर्ड, मीन्स B3W इनिशिएटिव का। पहले बिल्ड बैक बेटर आया था, ओके, B3W इनिशिएटिव, इसको ही मॉडिफाई करके फिर PGII नाम दे दिया G7 वालों ने ही, सेम, ओके। देन ग्लोबल गेटवे इनिशिएटिव की बात करें तो यूरोपियन यूनियन का है ये, 300 बिलियन यूरो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड प्लान है जो कि काउंटर करता है BRI को। इंडिया के क्या एफर्ट्स हैं? IMEC इनिशिएटिव, वेरी फेमस, अभी जल्दी आया है, ओके। इंडिया ने प्रपोज किया है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर
ड्यूरिंग द रिसेंट जो G20 समिट हुई थी। देन INSTC वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। ये कनेक्ट करता है इंडिया को मिडिल ईस्ट से एंड रशिया से। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक और वो है INSTC। बट इससे पहले आप ये ज़रा देख लो कि यहाँ पे जो प्लेसेस हैं थोड़े बहुत, ओके। सिल्क, ये जो पार्ट है ये वाला, ये है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट एंड मैरीटाइम सिल्क रोड इनिशिएटिव, ये ब्लू में दिया है, ओके। सो रॉटरडैम, डाइसबर्ग, वेनिस, एथेंस, नायरोबी, कोलंबो, कोलकाता है यहाँ पे, ये सब कनेक्ट कर रखा है। थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सिटीज़ आप खुद से देख लेना, अदरवाइज अकॉर्डिंग टू मी अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसके बारे में, ओके। इंपॉर्टेंट बस याद रखो। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक नाउ, दैट इज़ INSTC। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज इंडिया एंड ईरान ने सोचा है कि ये एक कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क लाएंगे फॉर INSTC, ओके, लॉन्ग कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क। सो देखते हैं। INSTC की बात करें तो INSTC एक 7,200 किलोमीटर मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है, जो कि सबसे पहले इसकी बात की गई थी 2000 में रशिया के द्वारा, ओके, रशिया, इंडिया एंड ईरान के द्वारा। और ये क्या करना चाहते थे? ट्रांसपोर्टेशन में कॉपरेशन को प्रमोट करना चाहते थे अमंग द मेंबर स्टेट्स जो भी इसके अंडर हैं, ओके, रशिया, ईरान, इंडिया एंड बाकी बहुत सारे हैं। सो INSTC कनेक्ट करता है इंडियन ओशन को एंड पर्शियन गल्फ को कैस्पियन सी से वाया ईरान, एंड इसके बाद ये कनेक्ट करेगा देन कनेक्टेड टू सेंट पीटर्सबर्ग, जो सेंट पीटर्सबर्ग है उसको कनेक्ट करेगा एंड नॉर्थ यूरोप को कनेक्ट करेगा वाया रशिया। करंटली इसमें 13 मेंबर्स हैं, इंडिया, ईरान, रशिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, बेलारूस, टर्की, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, यूक्रेन एंड रशिया। मेंबर्स कौन है इसके अंदर आप थोड़ा सा ध्यान रखो, दूर दूर की कंट्रीज अगर इसमें लाके मिक्स कर दी तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे इसलिए, ओके। देन इसकी जो भी ये प्लेसेस हैं, सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, अस्ट्रखान, बाकू, बंदर अब्बास, मुंबई, ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए, ओके। ये INSTC हमारा। अगर सुएज कैनाल से जाएंगे तो ऐसे जाना पड़ता है, ओके, यहाँ पे डायरेक्ट चले जाएंगे। ऑलमोस्ट ये शायद हाफ है इसका, देखेंगे अभी। INSTC सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है गुड्स की उसे ऑलमोस्ट 30% कम कर देगा, ओके, एंड ट्रांसपोर्टेशन टाइम को भी काफ़ी कम कर देगा, ऑलमोस्ट हाफ कंपेयर टू सुएज कैनाल, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो इजली, ओके। ये सारे प्लेसेस कौन सी कंट्री में है ये भी आपको पता होने चाहिए। देन कैरियज कॉस्ट जो है बिटवीन इंडिया एंड रशिया, ये कम से कम 30% से रिड्यूस हो जाएगी। ट्रांजिट टाइम भी काफ़ी कम हो जाएगा, पहले 40 दिन था, अभी 25 दिन रह जाएगा। ये इंडिया को एक स्मूथ एक्सेस प्रोवाइड करेगा सेंट्रल एशिया रीजन में एंड उसके आगे। देन डिपेंडेंस जो है करेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स पे इंडिया की, वो काफ़ी कम हो जाएगी। एक ये काउंटर भी है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, भी हमने ऊपर ही देखा, ओके। इंडिया का कॉरिडोर जो है टू एनर्जी रिच सेंट्रल एशिया, आर्कटिक, नॉर्डिक एंड बाल्टिक रीजन, ये कॉरिडोर की तरह काम करेगा, ओके। दरवाजे खुल जाएंगे इंडिया के लिए वहाँ जाने के। रिलेटेड न्यूज़ में नर्दर्न सी रूट है, रशिया इंडिया के साथ बात कर रहा है कि नर्दर्न सी रूट डेवलपमेंट के लिए, ओके। सो नर्दर्न सी रूट क्या है, या फिर नॉर्थ ईस्ट पैसेज बोलते हैं इसे। ये कनेक्ट करता है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स जो हैं आर्कटिक ओशन के, एंड ये लाई करता है रशिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप ऐसे देखोगे तो पहले आर्कटिक ओशन पहले हमेशा जमा रहता था, ओके। सो यहाँ से कोई एक्सेस नहीं है, हमेशा फ्रोजन पोर्ट्स रहते थे, सो यहाँ से घूम के आते थे इतना दूर तक। अभी क्या हो रहा है कि आर्कटिक की आइस जो है वो पिघल रही है, तो ये धीमे धीमे पिघल जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग ये सोच रहे हैं कि ये बनाएंगे, ओके, नर्दर्न सी रूट। तो इन्हें काफ़ी डायरेक्टली एक्सेस मिल जाएगा, यहाँ से घूम के यूरोप से सीधा इधर आ जाएंगे इंडिया पैसिफिक में, ओके, इंडो पैसिफिक रीजन में। सो ये सोच रहे हैं ऐसा। देन ये एक 5,600 किलोमीटर का लॉन्ग रूट है एंड बेरेंट से लेकर के बेरिंग स्ट्रेट तक जाता है, ओके, प्रोविडेनिया बे तक। ये स्पैन होता है अक्रॉस 4 आर्कटिक ओशन, जो 4 सीज हैं आर्कटिक ओशन के, दैट इज कारा सी, लैप्टेव सी, ईस्ट साइबेरियन सी एंड चुक्ची सी। देन ये शॉर्टेस्ट शिपिंग रूट है बिटवीन यूरोप एंड कंट्रीज जो है एशिया पैसिफिक रीजन की, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। ये 1/3 ऑफ डिस्टेंस है जो कि ट्रेडिशनली अभी लोग जाते हैं जिससे सुएज कैनाल से, ओके। देन इंडिया की इंगेजमेंट की बात करें नर्दर्न सी रूट में, तो चेन्नई व्लादिवोस्टोक मैरीटाइम कॉरिडोर CVMC प्रोजेक्ट है, एक प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है जो कि बनाया जाएगा आगे चल के, जिसे हम ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर EMC भी बोलते हैं, रशिया एंड इंडिया के बीच में। ये एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांजिट है थ्रू NSR, ओके।
इसे ज्वाइन करेगा तो इंडिया को भी एक्सेस हो जाएगी ईजिली। इस तरीके से बात करें, CVMC रूट कहाँ से पास होता है, सी ऑफ जापान, साउथ चाइना सी एंड मलाका स्ट्रेट से, यहाँ से घूम के जाएंगे। ओके, सो ये बात हो रही है। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इजराइल हमास वॉर। ये न्यूज़ में क्यों था, ये आप सभी लोग जानते हो कि हमास ने अटैक कर दिया था एक अचानक से। ओके, सो वहाँ से क्या हुआ कि इजराइल ने डिक्लेयर किया वॉर पैलेस्टाइन मिलिटेंट ग्रुप हमास पे अंडर ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। ये नाम याद रखो, इंपॉर्टेंट है। जब हमास ने अनप्रेसिडेंटेड अटैक, अचानक से एक अटैक कर दिया था जिसका नाम था ऑपरेशन तूफान अल अक्सा। ओके, अल अक्सा फ्लड भी इसे हम बोलते हैं। अभी की इवेंट्स क्या हैं, अगर इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी पुरानी है तो धीमे धीमे करके कॉन्फ्लिक्ट हुई है। ओके, स्टार्ट से ही। सो देखते हैं कैसे हुआ। बाल्फोर डिक्लेरेशन आया था बाय ब्रिटेन 1917 में। ओके, इसका एम था कि एक इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए नेशनल होम ज्यूइश पीपल के लिए पैलेस्टाइन में। ओके, देन 1947 में यूएन में वोट किया गया कि पैलेस्टाइन को स्प्लिट किया जाना चाहिए इनटू सेपरेट ज्यूइश एंड अरब स्टेट। देन ये जो इनका रेजोल्यूशन था, इसे तो अरब स्टेट्स ने तो इसे रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे एक डिक्लेरेशन आया कि ऑफ स्टेट ऑफ इसराइल इन 1948 डिक्लेरेशन आया कि इसराइल को फॉर्म किया गया एंड फर्स्ट अरब इसराइली वॉर भी हुआ था। ओके, सो 1956 में सेकेंड अरब इसराइली वॉर हुआ जिसे हम सुएज वॉर भी बोलते हैं। यहाँ पे इसराइल, यूके एंड फ्रांस एक साइड पे थे एंड इजिप्ट एक साइड पे था। देन इस वॉर की बात पता चला कि ब्रिटेन एंड फ्रांस जो है उनका इन्फ्लुएंस इस रीजन में कम हो चुका है, इसराइल रीजन में, एंड यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पावर बन गया। ओके, देन 1967 में थर्ड इसराइली वॉर आया जिसे 6 डे वॉर भी बोलते हैं। यहाँ पे इसराइल को काफ़ी ज़्यादा टेरिटोरियल गेन्स हुए। सिनाई पेनिनसुला कब्जा कर लिया इसने, गाजा स्ट्रिप कब्जा किया इजिप्ट से, देन वेस्ट बैंक एंड ईस्ट जेरूसलम जॉर्डन से ले लिया एंड गोल्डन हाइट्स कैप्चर कर ली सीरिया से। 1973 में योम किप्पूर वॉर हुआ जिसे हम फोर्थ अरब इसराइली वॉर बोलते हैं, इसके बारे में अभी देखेंगे आगे। 1987 में फिर हमास और इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट यहाँ पे फाउंड हुआ, स्थापना की गई एंड फर्स्ट इंतिफादा आया। इंतिफादा किसे बोलते हैं, अपराइजिंग को बोलते हैं। ओके, अरेबिक वर्ड है ये एक अपराइजिंग हुई, फर्स्ट अपराइजिंग जिसने रजिस्ट किया इसराइली ऑक्यूपेशन को ऑफ गाजा, वेस्ट बैंक एंड ईस्ट जेरूसलम। यहीं से हमास का फॉर्मेशन होता है। ओके, देन यूएस, ईयू एंड इसराइल एट्सेट्रा जो है इन्होंने डिक्लेयर किया हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। कई लोगों ने हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोल दिया। 1994 में क्या हुआ, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है पीए वो फाउंड हुई ऑस्लो अकॉर्ड्स के जरिए एज एन इंटरिम बॉडी जो कि गवर्न करेगा गाजा को एंड वेस्ट बैंक को एक्सेप्ट ईस्ट जेरूसलम, जब तक कि कोई एग्रीड सॉल्यूशन नहीं आ जाता इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट पे। ओके, ये आपको बस पढ़ के रखना है, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने दिखा दिया आपको, बाकी बहुत ज़्यादा नीड नहीं है प्रीलिम्स के लिए। ओके, करंटली जो है पीए जो है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, ये पार्ट है वेस्ट बैंक का। ओके, ओस्लो अकॉर्ड्स की बात करें तो साइन किया गया था बिटवीन इसराइल एंड पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ। इसका एम था कि एंड करना चाहता था, और बहुत डेकेड्स ऑफ लंबी कॉन्फ्लिक्ट थी इसराइल एंड पैलेस्टाइन के बीच में, थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 2 स्टेट सॉल्यूशन। ओके, देन अदर लैंडमार्क पीस एग्रीमेंट्स इसराइल एंड अरब्स के बीच में अगर हम देखेंगे तो 1978 में कैंप डेविड अकॉर्ड्स आए थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये अकॉर्ड था बिटवीन इसराइल एंड इजिप्ट। ओके, मीडिएट कर गया था यहाँ पे यूएस ने, और ये एक हिस्टोरिक पीस ट्रीटी थी इसराइल एंड इजिप्ट के बीच में। ओके, अरब नेशंस में पहला था इजिप्ट, उस इसराइल के जो नेबरिंग रीजन्स है वहाँ पे पहला था जिसने पीस अकॉर्ड साइन कर लिए थे। यहाँ पे इजिप्ट था वो। उसके बाद जॉर्डन आया, जॉर्डन इसराइल पीस ट्रीटी हुई 1994 में। एंड ये 1978 का है ना कैंप डेविड अकॉर्ड्स, यहीं पे सिनाई पेनिनसुला वापस भी कर दिया था उन्होंने जॉर्डन को, सॉरी इजिप्ट को। ओके, इसीलिए अभी इसराइल के अंडर नहीं आता वो। जॉर्डन इसराइल पीस ट्रीटी 1994 की बात करें तो यहाँ पे जॉर्डन सेकेंड अरब कंट्री बन गया था इजिप्ट के बाद जिसने पीस एग्रीमेंट साइन कर लिया इसराइल के साथ, पीस ट्रीटी कर ली। अरब पीस इनिशिएटिव आया 2002 में, ये सऊदी अरेबिया ने लाया था। ये एक इनिशिएटिव था जो कि ऑफर करता था इसराइल को नॉर्मलाइज रिलेशंस होने चाहिए इन एक्सचेंज ऑफ पैलेस्टीनियन स्टेटहुड। ये पैलेस्टीनियन स्टेटहुड एग्रीमेंट होना चाहिए यहाँ पे, तो नॉर्मलाइज रिलेशंस हम आपके साथ रखेंगे, बट ऐसा शायद हुआ नहीं था। एंड एक कंप्लीट इजरायली विड्रॉल होना चाहिए जो भी उसने 1967 में कैप्चर की थी टेरिटरी, बट अभी भी गोलन हाइट्स वगैरह इसराइल के अंडर आता है। ओके, अब्राहम अकॉर्ड्स 2020 की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है अब्राहम अकॉर्ड्स। ओके, ये कलेक्टिव एग्रीमेंट है यूएस, यूएई एंड इसराइल के बीच में जो कि साइन हुआ 2020 में। ये अकॉर्ड जो है उस एक्सटेंड कर दिया गया बाद में सूडान, बहरीन एंड मोरक्को को भी। सूडान ने अभी तक साइन नहीं किया इसे। ओके,
ये फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज है बिटवीन इसराइल एंड अरब कंट्री सिंस जॉर्डन ने जब से 1994 में पीस अकॉर्ड साइन किए थे, उसके बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है। ओके, देन अकॉर्ड्स को हम अब्राहम अकॉर्ड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि 3 जो मेजर मोनोथीस्टिक रिलीजन्स हैं वर्ल्ड के, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज़म, तीनों के रूट्स हैं प्रॉफिट अब्राहम में, इसलिए अब्राहम अकॉर्ड्स इसका नाम रख दिया। इजिप्ट फर्स्ट अरब स्टेट था जिसने पीस डील साइन की थी इसराइल के साथ 1979 में, एंड जॉर्डन ने 1994 में। प्रेजेंटली 5 अरब स्टेट्स जो हैं, इजिप्ट, जॉर्डन तो है ही, यूएई यहाँ पे इंक्लूडेड था अरब अब्राहम अकॉर्ड्स में, और बाद में बहरीन, मोरक्को, सूडान ने भी साइन नहीं किया, याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट। इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं इसराइल के साथ। देन इंडिया का स्टैंड क्या है इसराइल पैलेस्टाइन पे। इंडिया 2 स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करता है। ओके, हमेशा से करता है, आज भी वही करता है। एट द यूएन इंडिया ने वोट किया था अगेंस्ट द पार्टीशन प्लान, की पार्टीशन नहीं होना चाहिए पैलेस्टाइन का, एंड इसराइल का एडमिशन टू द यूएन नहीं होना चाहिए। ओके, देन इंडिया फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया इसराइल को 1950 में, एंड फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश हुए थे इसराइल से 1992 में इंडिया के। 2017 से बात की जाए तो इंडिया फॉलो करता है डी हाइफिनेशन पॉलिसी एंड अलाउ करता है इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप विद बोथ इसराइल एंड पैलेस्टाइन। मीन्स डी हाइफिनेशन मीन्स आप दोनों आपस में देख लो, इसराइल एंड पैलेस्टाइन, हम दोनों के साथ अपने रिलेशन रखेंगे। ओके, दोनों को इंटरटेन नहीं करता कि आपस में इंडिया से आके बोले हमारा बिचौलिया बनो। ओके, सो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ऑपरेशन अजय है। इंडिया ने ऑपरेशन अजय भी लॉन्च किया था कि जिससे कि 18,000 इंडियन सिटीजन्स जो फंस गए थे इसराइल में, इसराइल हमास वॉर में, उन्हें वापस लाया जा सके। ओके, देन यहाँ पे इसराइल के बारे में गिवन है, कैपिटल इसका जेरूसलम है। देन बॉर्डरिंग कंट्रीज देख लेते हैं, लैंड बॉर्डर्स के जॉर्डन, सीरिया, लेबनन, इजिप्ट के साथ हैं, एंड ऑफ कोर्स पैलेस्टाइन तो वहाँ पे है ही। ओके, वाटर बॉडीज़ में मेडिटेरेनियन सी, डेड सी, जॉर्डन रिवर एंड सी ऑफ गैलीली है। ये सारे आप एक बार थोड़ा एक एक लाइन में चेक कर लेना इनके बारे में अगर देख सको। देन यहाँ पे नेक्स्ट है योम किप्पूर वॉर। ये न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज जो अटैक है भाई हमास ऑन इसराइल, ये कोइंसाइड हुआ था विद 50th एनिवर्सरी ऑफ योम किप्पूर वॉर जो 1973 में हुआ था। अभी हमने ऊपर देखा था। ओके, योम किप्पूर वॉर को हम 4th अरब इसराइल वॉर भी बोलते हैं। अक्टूबर 1973 में क्या हुआ था, जो कोलिशन है अरब नेशंस का लीड बाई इजिप्ट एंड सीरिया, उन्होंने लॉन्च किया था एक सरप्राइज अटैक। किस पे, इसराइल पे। उन्होंने कोऑर्डिनेट करके इसराइल पे अटैक किया योम किप्पूर पे, जो कि एक ज्यूविश हॉलीडे है। ओके, योम किप्पूर क्या है, एक ज्यूविश हॉलीडे है, वेरी इंपॉर्टेंट ये टर्म। पर्पस क्या था इस वॉर का, कि इजिप्ट एंड सीरिया का होप कर रहे थे, सोच रहे थे कि वो रिक्लेम कर लेंगे उसकी लॉस्ट टेरिटरी जो कि इसराइल ने 6 डे वॉर में कैप्चर कर ली थी। देन यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट था सुपर पावर्स का, इसराइल को सपोर्ट किया था यूएस ने, एंड सोवियत यूनियन ने इजिप्ट को सपोर्ट किया था एंड सीरिया को सपोर्ट किया था। सीज फायर अटेम्प्ट यहाँ पे हुए थे। एक सीज फायर अचीव किया गया था विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस की, सीज फायर साइन कर लो, ऐसे झगड़ा करते रहते सभी। ओके, मेजर कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे वॉर के, इसराइल ने गोलन हाइट्स का कंट्रोल ले लिया था, जो शिफ्ट का अलीजियंस था अब यूएस की ओर शिफ्ट हो गया था, इजिप्ट का एलिजियंस यूएस की ओर शिफ्ट हो गया था। देन इसराइल की इमेज पे एक डेंट सा लग गया था, एंड ऑयल एम्बार्गो हुआ था अगेंस्ट यूएस। मीन्स जो अरब कंट्रीज़ थे उन्होंने बोला था कि हम ऑयल शिपमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे यूएस को। ओके, क्योंकि वो ऐसे कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं उनका। देन यहाँ पे नेक्स्ट है इंटरनेशनल लॉ ऑन वॉर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये न्यूज़ में क्या होता है, क्योंकि यूएन एक्सपर्ट्स के बेस पे बात की जाए तो इसराइल वॉर जो है गाजा पे, इसने इंटरनेशनल लॉ को ब्रीच किया है। ओके, तोड़ा है। लॉज के बारे में बात करें तो यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल लॉज हैं रिलेटेड टू वॉर्स। ये लॉ इमिनेट होते हैं फ्रॉम जस्ट वॉर थ्योरी, कि जस्ट वॉर होना चाहिए। ओके, एज पर विच टेकिंग ह्यूमन लाइफ इज रॉन्ग। टेक ह्यूमन लाइफ को मतलब ख़त्म करना, वो किसी की को किल करना, वो गलत है। बट स्टेट्स हैव अ ड्यूटी, स्टेट्स की एक ड्यूटी होती है कि डिफेंड करें सिटीजन्स को एंड जस्टिस वहाँ पे प्रोवाइड करें, जो कि रिक्वायर है विलिंगनेस टू यूज़ वायलेंस। ओके, विच में रिक्वायर विलिंगनेस टू यूज़ वायलेंस। देन ये 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जस्ट एट बेलम एंड जस्ट इन बेलो। जस्ट इन बेलो है, नॉट जस्ट। डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका। जस्ट एट बेलम ये डिफाइन करता है लेजिटिमेट रीजंस, कि स्टेट कोई स्टेट कब इंगेज हो सकता है वॉर, कब वो वॉर में जा सकता है। ओके, सो लेजिटिमेट रीजंस होने चाहिए। इसका अगर सोर्स देखें तो यूनाइटेड नेशंस चार्टर 1945 में इसकी बात की गई है। आर्टिकल 2 जो है उसका, वो प्रोहिबिट करता है मेंबर्स को कि वो फोर्स का यूज़ ना करें अगेंस्ट टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ एनी स्टेट। आर्टिकल 51 बोलता है कि ये प्रोवाइड करता है इनहेरेंट राइट इंडिविजुअल्स को। ओके, एंड कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस प्रोवाइड करता है अगर कोई आर्म्ड अटैक होता है। जस्ट इन बेलो ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जाना जाता है। ओके,
एंड प्रोवाइड करता है रूल्स जो कि फॉलो किए जाने चाहिए ड्यूरिंग आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। इसका सोर्स अगर देखें तो हेग कन्वेंशंस में मिलता है, ओके 1899 एंड 1907 एंड 1949 का जो जिनेवा कन्वेंशन है एंड उसके एडिशनल प्रोटोकॉल्स में, ये सब आप देख सकते हो। ये सब देखने की जरूरत नहीं, बस पढ़ लिया वो बहुत है, ओके याद हो गया तो ठीक है, अदरवाइज आप लीव कर सकते हो। बस वर्ड ये मीनिंग याद रखो कि किस चीज़ से रिलेटेड है। इसका पर्पज़ है कि लाइफ सेव करनी चाहिए एंड सफरिंग्स जो है उसे रिड्यूस करनी चाहिए। काफ़ी सफ़र कर रहे हैं लोग इस समय पैलेस्टाइन वाले रीजन्स में, सो इसलिए बोथ गवर्नमेंटल फोर्सेस जो हैं नॉट स्टेट आर्म्ड ग्रुप्स जो हैं उनके ज़रूरत है कि वो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को फॉलो करें। देन ब्रीच ऑफ लॉ, अगर वो तोड़ते हैं इस लॉ को तो वॉर क्राइम उन पे लगता है एंड प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। जैसे कि अभी जल्दी बाहर कहीं जाना था पुतिन को, व्लादिमीर पुतिन को, रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं, तो वो नहीं जा पाए थे क्योंकि वो कंट्री इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंडर आती थी, तो अगर वहाँ जाते तो अरेस्ट करना पड़ता उन्हें, तो इस वजह से उन्होंने लीव किया था वो मीटिंग को, शायद ऐसा कुछ था, आप चेक कर सकते हो। इन 1998 अंडर रोम स्टैट्यूट एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी इस्टेब्लिश हुआ था फॉर रिप्रेसिंग इंटर एलिया वॉर क्राइम्स, ओके। सो किसी को वॉर क्राइम्स नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज़ जिनेवा कन्वेंशंस एंड रशिया यूक्रेन वॉर। ये न्यूज़ में क्यों आया? बिकॉज रशियन ट्रूप्स को बताया गया कि वो जिनेवा कन्वेंशंस को वायलेट कर रहे हैं जो ऑनगोइंग वॉर है उनका यूक्रेन के साथ, ओके। सो ये है यूक्रेन की जो मेजर इंपॉर्टेंट सिटीज़ है, एक बार फिर आप याद रखना, यहाँ पे एक मेजर रिवर है नीप्रो, ये भी इसके बारे में भी पढ़ लो, ओके। एंड कहाँ पे ये ड्रेन करता है वो भी सब देख के रखो। जिनेवा कन्वेंशंस, जिनेवा कन्वेंशन एक सेट ऑफ 4 ट्रीटीज़ हैं जो कि फॉर्मलाइज हुई थी 1949 में एंड 3 एडिशनल प्रोटोकॉल्स भी हैं यहाँ पे, ओके। जिनेवा कन्वेंशंस जो है ये रेटिफाई किए गए थे बाई रेटिफाइड है बाई 196 स्टेट्स, जिसमें कि सारे के सारे यूएन मेंबर स्टेट्स आते हैं। 3 प्रोटोकॉल्स हैं जो कि रेटिफाई किए गए यहाँ पे 174, 169 एंड 79 मेंबर स्टेट्स के द्वारा रिस्पेक्टिवली। सो ये यूक्रेन आप देख लेना अच्छे से। जिनेवा कन्वेंशन एंड इसमें क्या कवर होता है, फर्स्ट जो इसकी ट्रीटी है इसमें देखते हैं, ये प्रोटेक्ट करता है वोंडेड एंड सिक सोल्जर्स जो कि लैंड पे होते हैं ड्यूरिंग वॉर, ओके। लैंड पे सी पे अलग है इनका यहाँ पे, इसलिए बोल रहा हूँ, लैंड पे जो वोंडेड एंड सिक सोल्जर्स होते हैं वो यहाँ पे प्रोटेक्ट किए जाते हैं। एंड ये मेडिकल एंड रिलीजियस पर्सनल पे भी एक्सटेंड होता है, मेडिकल यूनिट्स पे भी एक्सटेंड होता है एंड मेडिकल ट्रांसपोर्ट पे भी एक्सटेंड होता है। सेकेंड जो जिनेवा कन्वेंशन है ये प्रोटेक्ट करता है वोंडेड, सिक एंड शिपरेक्ड मिलिट्री पर्सनल को सी में, ओके, एट सी ड्यूरिंग वॉर, जब वॉर चल रहा हो। ऑल्सो ये एक्सटेंड होता है टू हॉस्पिटल शिप्स एंड मेडिकल ट्रांसपोर्ट्स बाई शिप बाई सी। तो ये लैंड एंड सी का जो है ये याद रखो। देन थर्ड ये अप्लाई होता है प्रिजनर्स ऑफ वॉर पे। प्रिजनर्स ऑफ वॉर मतलब कि जो प्रिजनर्स बना लिए जाते हैं वॉर के टाइम में, वही हो गए, ओके। यहाँ पे एक वाइड रेंज ऑफ जनरल प्रोटेक्शंस हैं, सच एज ह्यूमेन ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, मेंटेनेंस होना चाहिए एंड इक्वालिटी होनी चाहिए अक्रॉस प्रिजनर्स एट्सेट्रा, ओके। देन फोर्थ जिनेवा कन्वेंशन बात करें तो ये प्रोटेक्ट करता है सिविलियंस को, इंक्लूडिंग दोज जो ऑक्यूपाइड टेरिटरी में होते हैं, ओके। आपने किसी टेरिटरी को ऑक्यूपाई किया, जो वहाँ पे सिविलियंस होंगे उन वो भी इसके अंडर आ जाते हैं। 3 एडिशनल प्रोटोकॉल्स हैं। प्रोटोकॉल 1 एंड 2 की बात करें तो स्ट्रेंथन करते हैं जो प्रोटेक्शन है विक्टिम्स की इंटरनेशनल एंड नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स के, एंड ये एक लिमिट प्लेस करता है कि कैसे वॉर लड़े जाने चाहिए। ऐसा नहीं आप वहाँ पे कोई भी वेपन यूज़ कर दोगे, बायोलॉजिकल वेपन यूज़ कर दोगे, वो गलत है, ओके। सो ऐसा नहीं कर सकते। प्रोटोकॉल 3 ये क्रिएट करता है एक एडिशनल एम्बलेम जिसे हम रेड क्रिस्टल बोलते हैं। रेड क्रिस्टल का सिंपल सा मतलब है ये शो करता है कि इंक्रीज्ड प्रोटेक्शन होने चाहिए उन सिचुएशंस में जहाँ पे एग्जिस्टिंग एम्बलेम्स मे नॉट बी रिस्पेक्टेड एज न्यूट्रल, जहाँ पे सभी को न्यूट्रली रिस्पेक्ट नहीं किया जा सकता, वहाँ पे थोड़ी इंक्रीज प्रोटेक्शन होनी चाहिए, ऐसा ये बताता है, ओके। एंड विच हैज़ द सेम इंटरनेशनल स्टेटस एज द रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट एम्बलम। इसका सेम इंटरनेशनल स्टेटस है एज रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट एम्बलम्स। रेड क्रिस्टल बस इतना आप याद रखो कि एक प्रोटेक्टिव एम्बलम है कॉन्फ्लिक्ट एरियाज में, ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे रिलेटेड न्यूज़ अमिड रशिया यूक्रेन वॉर। यहाँ पे ब्लैक सी ग्रेन डील काफ़ी न्यूज़ में रही थी। यहाँ पे जो ब्लैक सी के अराउंड कंट्रीज़ हैं इनका एक निमोनिक होता है, वो भी आप याद कर लेना। अगर आप कमेंट सेक्शन में पूछते हो तो ऑफकोर्स मैं बताऊंगा, ओके। आपको कमेंट करना पड़ेगा उसके लिए। ब्लैक सी ग्रेन डील की बात करते हैं। रिसेंटली रशिया ने खुद को विड्रॉ कर लिया था, बाहर ले लिया था ब्लैक सी ग्रेन डील से, ओके। ऑन द ग्राउंड्स की ये ट्रबल फेस कर रहे हैं उनके खुद के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड फर्टिलाइजर्स को एक्सपोर्ट करने में, ओके। ब्लैक सी ग्रेन डील ब्रोकर की गई थी बाय यूनाइटेड नेशंस एंड टर्की इन 2022 बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। जो डील है ये इसने टैकल किया था एस्केलेटिंग फूड प्राइसेस, जो है बढ़ रहे थे फूड प्राइस, उनको टैकल कर लिया था एंड सप्लाई चेन डिसरप्शंस को
जो कि इफेक्टिव ब्लॉकेज की और जो ब्लैक सी की हो रखी थी उसकी वजह से बढ़ रहे थे प्राइस वगैरह। ओके, सो उसको टैकल कर लिया था इसने। और इसने एक सेफ मैरीटाइम ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर भी प्रोवाइड किया था यूक्रेनियन एक्सपोर्ट्स के लिए फ्रॉम इट्स 3 ऑफ इट्स की पोर्ट्स जो हैं चोर्नोमोक्स, ओडेसा एंड यूजनी और पिवदिनी, ये इसके पोर्ट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट यूक्रेनियन पोर्ट्स। ओके, ये डील 120 डेज़ के लिए थी। ओके, एंड यहाँ पे ऑप्शन था कि आप एक्सटेंड कर सकते हो, टर्मिनेट कर सकते हो, तो 2 बार तो एक्सटेंड किया। ओके, बट उसके बाद टर्मिनेट कर दिया। स्कॉस्ट अर्थ टैक्टिक्स, ये क्या है? रशिया को अक्यूज़ किया गया है कि वो स्कॉस्ट अर्थ टैक्टिक्स का यूज़ कर रहा है इन वॉर अगेंस्ट यूक्रेन। ओके, स्कॉस्ट अर्थ टैक्टिक्स क्या होती हैं? ये पार्ट ऑफ मिलिट्री स्ट्रैटेजी होती है जहाँ पे ये कुछ भी डिस्ट्रॉय करते हैं, हर चीज़ डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो कि एनिमी यूज़ कर सकता है। ओके, इंक्लूडिंग एनर्जी सप्लाईज, ब्रिजेस, एग्रीकल्चरल फील्ड्स, रोड, रेलवे लिंक्स एट्सेट्रा। स्ट्रैटेजी यहाँ पे डिप्लीट करती है एनिमी के रिसोर्सेज को, जिससे कि वो सस्टेन ना कर पाए वॉरफेयर में एंड उनका मोरल डाउन हो जाए, ब्रेक हो जाए, टूट जाए। ओके, हार्म करते हैं हार्मिंग सिविलियंस एज पार्ट ऑफ दिस स्ट्रेटजी। अगर आप सिविलियंस को हार्म कर रहे हो इस स्ट्रेटजी के अंडर तो बैन कर दिया गया था अंडर 1977 जिनेवा कन्वेंशन। इंडिया में आर्मीज जो थी छत्रपति शिवाजी की, वो स्कॉच्ड अर्थ टैक्टिक्स का यूज़ बहुत ज़्यादा करती थी। ओके, डर्टी बॉम्ब, रशिया ने यूक्रेन पे एक्यूजेशंस लगाए हैं, एक्यूज़ किया है यूक्रेन को कि वो कॉन्टिन्यूली वर्क कर रहा है डर्टी बॉम्ब पे। डर्टी बॉम्ब क्या होता है? ये कंटेन करता है रेडियो एक्टिव मटेरियल को सच एज यूरेनियम, जो कि स्कैटर किया जाता है थ्रू एयर जब, और उसके बाद जो कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव होता है उसमें वो डेटोनेट होता है। ओके, इट डजेंट नीड टू कंटेन हाईली रिफाइंड रेडियो एक्टिव मटेरियल। इसमें कोई बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती कि हाईली रिफाइंड रेडियो एक्टिव मटेरियल होना चाहिए जैसा कि न्यूक्लियर बॉम्ब में नीड होती है, ये ऐसे ही फट जाता है। ओके, और इसकी वजह से ज़्यादा कुछ रिफाइंड रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं चाहिए, इसलिए चीपर एंड काफ़ी जल्दी से बना भी सकते हैं। ओके, देन न्यूक्लियर वेपन्स। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ नॉर्थ सी समिट। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज सेकेंड नॉर्थ सी समिट रिसेंटली अभी आयोजित हुई थी। ओके, नॉर्थ सी समिट की बात करें तो इसका एम है कि ये नॉर्थ सी को लार्जेस्ट पावर हाउस ऑफ यूरोप बनाना चाहता है 2050 तक, और इसकी जो ऑफशोर विंड कैपेसिटी है वो 120 गीगावाट तक ले जाना चाहते हैं बाय 2030 एंड 300 गीगावाट तक ले जाना चाहते हैं बाय 2050। 7 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं इसमें, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, लग्जमबर्ग एंड नीदरलैंड्स, एंड 2 नॉन EU कंट्रीज़ भी हैं, नॉर्वे एंड यूनाइटेड किंगडम। तो ये कंट्रीज़ आप याद रख सकते हो, थोड़ा इंपॉर्टेंट तो है। एट द फर्स्ट एंड, जब फर्स्ट एंड हुआ था फर्स्ट समिट का डेनमार्क में 2022 में, तो बेल्जियम, डेनमार्क, जर्मनी एंड नीदरलैंड ने साइन किया था एस्बर्ग डिक्लेरेशन को। ये क्या है? एस्बर्ग डिक्लेरेशन का एम है कि ये नॉर्थ सी को ग्रीन पावर प्लांट ऑफ यूरोप बनाना चाहता है, जो कि एक ऑफशोर रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम होगा। ओके, नॉर्थ सी की बात करें तो नॉर्थ सिटी पार्ट है अटलांटिक ओशन का एंड लोकेटेड है बिटवीन नॉर्वे, डेनमार्क, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, जर्मनी, नीदरलैंड्स, बेल्जियम एंड फ्रांस। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कंट्रीज़ ने इसे घेर रखा है एंड स्ट्रेट ऑफ डोवर एंड इंग्लिश चैनल से ये अटलांटिक ओशन में लिंक हो जाता है। ओके, उससे कनेक्ट हो जाता है अटलांटिक से। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ अदर रिसेंट डेवलपमेंट्स। फर्स्ट है यहाँ पे CPTPP, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्प्रहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ओके, यूनाइटेड किंगडम ने ज्वाइन किया CPTPP को। ये फर्स्ट न्यू मेंबर है एंड द फर्स्ट कंट्री है यूरोप की जिसने CPTPP को ज्वाइन किया है। ओके, ये साइन हुआ था मार्च 2018 में एंड फोर्स में आया 2018 के दिसंबर में। इसने सक्सीड किया है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप TPP को। कब किया? जब यूनाइटेड स्टेट्स ने विड्रू कर लिया था TPP से खुद को 2017 में, उसके बाद ये फॉर्म हुआ। ओके, सो ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है 11 नेशंस के बीच में। कौन सी मेंबर कंट्रीज हैं इसमें? ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनी, कनाडा, चिले, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, पेरू, मैक्सिको एंड न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है यहाँ पे विंडसर फ्रेमवर्क। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो 2023 में UK एंड EU ने एग्री किया कि एक न्यू डील यहाँ पे वो एग्री किया उन्होंने, जिसका नेम है विंडसर फ्रेमवर्क, जो कि रिप्लेस करेगा नदर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल को, जिसकी वजह से डिसरप्शंस हो रहे थे ट्रेड में बिटवीन नदर्न आयरलैंड एंड यूनाइटेड किंगडम। हो क्या रहा है यहाँ पे कि UK जो है वो EU का पार्ट नहीं है। ओके, ब्रेग्जिट हुआ था, आप जानते हो, ब्रिटेन निकल गया था वहाँ से, बट UK में एक कंट्री आती है नदर्न आयरलैंड, उसका एक पार्ट है। ओके, नदर्न आयरलैंड EU का पार्ट है, तो ऐसा हो जाता है कि UK से जो गुड जाता है, ब्रिटेन से जो गुड जाता है, वो EU में भी कभी कभी इंटर हो सकता है। तो इस वजह से इन्होंने वो
फ्रेमवर्क साइन कर रखा है कि ऐसा कुछ ना हो। ओके, सो फीचर्स देखते हैं विंडसर फ्रेमवर्क के। यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ टू लेन सिस्टम हुआ है, टू लेन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया एंड स्टॉर्मोंट ब्रेक को। टू लेन्स क्या है, गुड्स जो है ब्रिटेन से जो कि जाते हैं नदर्न आयरलैंड में, वो ट्रेवल करेंगे एक सेपरेट लेन से। ओके, जिसका ग्रीन लेन नाम है एंड एक सेपरेट यहाँ पे रेड लेन भी होगी, जिससे कि कोई रिस्क ना रहे कि ब्रिटेन के गुड्स ईयू में जा रहे हैं। ओके, ब्रेग्जिट हो चुका है। सो स्टॉर्मोंट ब्रेक, अंडर दिस जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नदर्न आयरलैंड असेंबली वो अपोज कर सकती है न्यू ईयू गुड रूल्स को कि सिग्निफिकेंट एंड लास्टिंग इफेक्ट्स हो रहे हैं उनके एवरीडे लाइफ्स पे। ओके, नदर्न आयरलैंड में जो भी पीपल्स हैं उन पे। सो ये ऐसे ही नाम याद रखो बस, इंपॉर्टेंट नहीं, टू लेन्स जरूर इंपॉर्टेंट है। ओके, नदर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल की बात करें तो एक पोस्ट ब्रेग्जिट एग्रीमेंट था। ओके, जो कि क्रिएट करता था एक कस्टम बॉर्डर बिटवीन नदर्न आयरलैंड एंड द रेस्ट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम जो है, जिसे ब्रिटेन बोलते हैं ऑफ कोर्स। ओके, प्रोटोकॉल के अंडर अगर बात करें तो नदर्न आयरलैंड अभी भी ईयू के मार्केट के अंडर है, मैंने बताया आपको। ट्रेड एंड कस्टम्स इंस्पेक्शंस होते हैं गुड्स के जो भी ग्रेट ब्रिटेन से आते हैं नदर्न आयरलैंड में। ओके, और ये पोर्ट के अलॉन्ग ही हो जाते हैं, जिससे कि पता हो सके, क्योंकि नदर्न आयरलैंड से गुड्स जो होते हैं वो ईयू में भी जाते हैं और ईयू से वहाँ पे भी आते हैं, तो उन्हें ब्रिटेन के गुड्स अलग रखने पड़ते हैं। राइट, यहाँ पे प्रपोज किया गया कि ये प्रोटेक्ट करेंगे गुड फ्राइडे एग्रीमेंट को फॉर क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन। ओके, जीएफए क्या है, गुड फ्राइडे एग्रीमेंट, ये साइन हुआ था 1998 में बिटवीन नदर्न आयरलैंड, ब्रिटेन एंड आयरलैंड। ओके, आयरलैंड एंड नदर्न आयरलैंड अलग है दोनों, और यहाँ पे इन्होंने अपने 30 ईयर्स का जो वायलेंस था, द ट्रबल जिसे बोलते हैं, उसे एंड किया था, ख़त्म किया था। नदर्न आयरलैंड क्रिएट होता 1921 में एंड ये अभी भी यूनाइटेड किंगडम के साथ ही है, जबकि रेस्ट ऑफ जो आयरलैंड है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। इसकी वजह से क्या हुआ कि कुछ वायलेंस हो रहे थे बिटवीन दोस्त, जो कुछ लोग चाहते थे यूके से मिल जाए एंड कुछ चाहते थे आयरलैंड से मिल जाए, तो वायलेंस हो रहा था, उन्हीं को एंड किया था यहाँ पे गुड फ्राइडे एग्रीमेंट से। ओके, सो रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट ने विजिट किया था नदर्न आयरलैंड को, जब 25th एनिवर्सरी थी जीएफए की गुड फ्राइडे एग्रीमेंट की। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं लूजोफोन वर्ड। लूजोफोन वर्ड बोलते हैं पोर्तुगीज स्पीकिंग कंट्रीज़ को, एक लाइन में याद रखो। ओके, ये 9 कंट्रीज़ में स्प्रेड है क्रॉस 4 कॉन्टिनेंट्स। पोर्तुगीज़ जो है ये सदर्न हेमिस्फीयर की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखो। 1996 में कम्युनिटी ऑफ पोर्तुगीज़ लैंग्वेज कंट्रीज़ जो है CPLP, जिसे लूजोफोन कॉमनवेल्थ बोलते हैं, वो भी फॉर्म हुआ था। CPLP एक मल्टीलेटरल फोरम है जहाँ पे 9 मेंबर स्टेट्स हैं, 32 एसोसिएट ऑब्जर्वर्स हैं, इंडिया इसका एक एसोसिएट ऑब्जर्वर है। देन नेक्स्ट है शटल डिप्लोमेसी। यहाँ क्या है कि जापान एंड साउथ कोरिया ने एग्री किया है कि वो अपनी सटल डिप्लोमेसी को रिज्यूम करेंगे और जो उनके टाइज़ हैं उन्हें आगे बढ़ाएंगे एंड जो भी उनकी थोड़ी बहुत हिस्टोरिकल डिस्प्यूट्स हैं इन्हें छोड़ के आगे बढ़ेंगे। ओके, ये नेशंस दोनों एक कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, जो कि टाइड हैं टू एट्रोसिटीज़ जो की गई थी जब जापान ने कॉलोनाइज़ किया था कोरिया को। ओके, सो एट्रोसिटीज़ होती थी, उससे रिलेटेड है ये, कि बनती नहीं है दोनों में। सटल डिप्लोमेसी क्या होता है, यहाँ पे उन कंट्रीज़ के बीच में होता है जिसमें उनके लीडर्स जो होते हैं वो एक दूसरे से बात नहीं करते, और डिप्लोमेट्स का यहाँ पे मूवमेंट किया जाता है बिटवीन द कंट्रीज़। ओके, डायरेक्टली टू ईच अदर, तो जाके डिप्लोमेट्स बात करते हैं और जो भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उन्हें सेटल करते हैं एक दूसरे की कंट्रीज़ के बीच में। ओके, सो नेक्स्ट है यहाँ पे वॉशिंगटन डिक्लेरेशन। यहाँ पे क्या हुआ कि 70th एनिवर्सरी जो थी US साउथ कोरिया बायलैटरल रिलेशंस की। ओके, तो दोनों ही साइड से मिलकर वॉशिंगटन डिक्लेरेशन को साइन किया। ये डिक्लेरेशन एडवोकेट करता है न्यूक्लियर डेटरेंस पॉलिसी को, जो कि साउथ कोरिया फॉलो करता है। ओके, एंड एमिंग टू बैलेंस, एम करता है कि बैलेंस कर सके पावर डायनेमिक्स को अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया, कि दोनों एक इक्वल फ्रंट पे आ सकें। ओके, नोट की बात करें तो ये डिफरेंट है फ्रॉम वॉशिंगटन डिक्लेरेशन जो फॉर्मली एंड करता है स्टेट ऑफ वॉर बिटवीन जॉर्डन एंड इसराइल, जो जॉर्डन एंड इसराइल के बीच में स्टेट ऑफ वॉर है उसे एंड करता है वॉशिंगटन डिक्लेरेशन 1994 का। ये वॉशिंगटन डिक्लेरेशन डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, ये ऐसा लिखा गया है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो है द स्पिरिट ऑफ द कैंप डेविड। यहाँ पे क्या हुआ कि लीडर्स जो हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, जापान के एंड साउथ कोरिया ने, उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया था जिसका नेम था द स्पिरिट ऑफ द कैंप डेविड। ओके, ये समिट हेल्ड हुई थी जो कि प्रोजेक्ट करती थी यूनिटी को इन द फेस ऑफ चाइनाज ग्रोइंग पावर। चाइना जो काफ़ी ग्रो हो रहा है एज एन इकोनॉमिक पावर, तो उसके अगेंस्ट अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे थे कि हमें यूनिटी है तो आपसे आगे रहेंगे, लाइक दैट। ओके, सो एंड न्यूक्लियर थ्रेट्स जो है नॉर्थ कोरिया की, उसके अगेंस्ट भी इससे किसको थ्रेट है, साउथ कोरिया को। तो तीनों मिलके एक साथ खड़े थे, खुद की यूनिटी दिखा रहे थे। ओके,
देन नोट की बात करें तो जो अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था 1978 कैंप डेविड एकॉर्ड्स, उससे आप कंफ्यूज मत करो, वो डिफरेंट है। इजिप्ट इसराइल के बीच हुआ था, वहाँ पे सिनाई पेनिनसुला मैंने आपको बताया था कि रिटर्न किया था इसराइल ने इजिप्ट को, वो डिफरेंट है। एंड ये स्पिरिट ऑफ कैंप डेविड डिफरेंट है। सो यहीं पे हम लेक्चर एंड करेंगे यहाँ पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब इन द केस यू लाइक्ड इट।